Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are going to solve exercise number 13.2 and the exercise is based on the topic. Topic बताओ कौन से टॉपिक पे इसने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड साथ में क्या चलेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम on probability first topic and second topic which is relevant to this exercise is independent events. और साथ में कुछ छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको कल स्टैंडर्ड नोटेशंस में लिखवाई थी वो भी काम आने वाली है इस एक्सरसाइज में. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. If probability of A is this and probability of B is this, find probability of A intersection B if it is given that A and B are independent events. Very easy. अगर given होता है कि A and B are independent events तो उनके इंटरसेक्शन की probability क्या हो जाती है? इंडिविजुअल probabilities का प्रोडक्ट किया था ना हमने. तो हम कुछ भी नहीं है, 2 लाइन में खत्म करेंगे इसको. Since it is given that A and B are independent events, since it is given that A and B are independent events, so probability of A intersection B will be equal to what? Probability of A multiplied by probability of B. And what is probability of A? Given है 3/5 and probability of B given है 1/5. Answer is 3/25. खत्म. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है पहला तो ना. हर चीज का लॉजिक भी देंगे हम एग्जाम में भी. भाई आपने क्यों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ऐसा गिवन है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर पाए, है ना. हमेशा नहीं कर सकते ना ऐसे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई, जस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंट है इसलिए हम कर पाए. चले नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cards are drawn at random without replacement. अब आ जाओ, ये विथआउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है. 2 कार्ड्स निकाल रहे हो बच्चों एंड विथआउट रिप्लेसमेंट. तो मुझे बताओ, जब अपन 2 कार्ड्स विथआउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो वो डिपेंडेंट इवेंट हुआ या इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ? डिपेंडेंट. ओनली विथ रिप्लेसमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. अदरवाइज अगर अपन 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं या 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज निकाल रहे हैं, if it is without replacement it will be a dependent event. Okay, fine. ठीक है. From a pack of 52 playing cards, find the probability that both the cards are black. अब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको पता होगा ना. ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9th क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपने 9 से सीखा होगा, सबको पता है. ठीक है. कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं बोलो? 26. आधे ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं. तो ये क्या कह रहा है कि हमने 2 कार्ड्स निकाले 52 पत्तों में से. आप संभावना बताओ कि हमारे दोनों कार्ड्स ब्लैक निकले. इस चीज की आपको संभावना बतानी है कि दोनों कार्ड्स क्या निकले? ब्लैक निकले. तो हम एक पहला जो कार्ड निकला उसको एक इवेंट मान लेते हैं, दूसरा जो कार्ड निकला उसको दूसरा इवेंट मान लेते हैं. हम या तो E1 E2 ले सकते हैं या सिंपल भाषा में बात करें तो A और B ले सकते हैं. A और B ले लें. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे. अब ये एक लाइन में इस वाले क्वेश्चन में आपको लिख के बताता हूं, हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आपको फिर अपने आप लिखनी है. आप रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे. क्या करेंगे? रैंडम भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट खुद लेंगे. कुछ भी नहीं होता, बस क्वेश्चन छापना होता है ना. कैसे? हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स. ठीक है. विथआउट रिप्लेसमेंट, ये भी लिख देना, विथआउट रिप्लेसमेंट. कितने में से? आउट ऑफ द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. आउट ऑफ द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन है हमको. फाइन. ठीक है. अब अपन इवेंट्स को डिफाइन करते हैं जो हमको चाहिए. लेट
द गिवन इवेंट्स बी, हम मान लेते हैं इवेंट्स ए और बी को। देखो ए को मैं मान लेता हूं फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। भाई दो कार्ड निकाल रहे हो, पहला दूसरा माना जाएगा उसमें। फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एंड इवेंट बी को मान लेते हैं, या आप E1 E2 भी मान सकते हो। सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक। ये सेकेंड इवेंट हो गया हमारा, बी इवेंट हो गया। ठीक है, अब देखो पहली बात तो विथआउट रिप्लेसमेंट है, इससे साबित होता है कि डिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी चीज लॉजिकली चलो दिमाग लगाओ कि एक कार्ड हमने निकाल लिया, तो पहला कार्ड जब निकाला था उसके ब्लैक आने की संभावना, हाँ, दूसरा कार्ड जब निकालेंगे उसके ब्लैक आने की संभावना पिछले कार्ड जो आपने निकाला है वो ब्लैक निकला नहीं निकला, वो क्या निकला उस पर डिपेंड करेगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि पत्ते कम हो रहे हैं। और सपोज करो ब्लैक निकला तो ब्लैक कम हो रहा है, सपोज करो ब्लैक नहीं निकला तो ब्लैक नहीं कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेकंड कार्ड जो निकलेगा उसकी संभावना डिपेंड करेगी कि पहला कार्ड कैसा निकला था। अगर वो ब्लैक निकला था तो संभावना अलग, ब्लैक नहीं निकला था तो संभावना अलग। समझ आया? कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि डिपेंडेंट इवेंट्स है, नहीं तो मैंने शॉर्टकट बताया भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं निकालूंगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ। अब ये चीज आपको डायरेक्ट निकालनी है, इस चीज का कहीं जिक्र नहीं करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालो, क्योंकि अब आप एडवांस हो चुके हो ना। जैसे बचपन में नहीं करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल, वो सब अब नहीं करना, अब आपको सीधे सीधे डायरेक्ट करना है ना। तो मुझे बताओ टोटल कार्ड से 52, ठीक है, और आपको ए इवेंट क्या है कि पहला कार्ड ब्लैक हो, ब्लैक कितने कार्ड से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 हो गई, कोई डाउट नहीं है। एंड अब सेकंड में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए निकालनी है, क्योंकि आपने वो ए में जो पत्ता निकला उसको रखा थोड़ी ना, वापस नहीं रखा ना। अगर आप रख देते तो आप सीधे सीधे बी निकालते थे, सीधे सीधे क्या निकालते हैं, बी। तो अब जब एक पत्ता मतलब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स ब्लैक पत्ता निकल चुका है, ब्लैक पत्ता निकल चुका है। तो ब्लैक पत्ता निकल चुका है तो टोटल पत्ते कितने बचे, और ब्लैक पत्ते कितने बचे, 25। ये हो गई बीओ ने। समझ आया? अच्छा, इसमें ये गलती कभी भी मत करना, ऐसा ऐसे लॉजिक मत करना कि ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बी ऑन ए का मतलब ही कुछ अलग है, और ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाला ये किसी दूसरे लॉजिक से निकाला है, ये कैलकुलेशन कुछ अलग चल रही है 25/51। और बी ऑन ए का मीनिंग है कुछ, बी ऑन ए में ये बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसे मानता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 25 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 51 है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आया? ये बियॉन्ड ए का मीनिंग है कुछ, है ना। और बियॉन्ड ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई, 25/51 निकाल लिया अलग अलग प्रोबेबिलिटी। नाउ अब आपको क्या निकालनी है कि दोनों, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी से करेंगे। जब अपन इस तरीके से करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, तो आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। अब याद करो अपन करते थे ना इंटरसेक्शन बी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्या बनाना पड़ता था। अब हर एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है। आप 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालोगे, कितने तरीके से निकाल सकते हो पता है आपको, 52 × 51 तरीकों से निकाल सकते हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना आपने, 52 × 51 तरीकों से आप उसको निकाल सकते हो। तो 52 × 51 कितने केसेस हो गए, सबका सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? उसमें कैसा केस बनेगा, पहला इक्का निकला, पहले फिर दूसरा ये निकला, फिर पहला 2 निकला, तीसरा किंग निकला, इस तरीके से अलग 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 कितने सारे केसेस होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, यही तो चाहिए, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इस चीज की आपको संभावना चाहिए। ये संभावना किसके बराबर होगी, इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं, दोनों कार्ड्स आपको ब्लैक चाहिए ना, तो आप इसको ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो। बोलो भाई, पहला भी ब्लैक, पहला इवेंट भी घटित हो। इवेंट ए क्या है कि पहला कार्ड ब्लैक निकले, इवेंट बी क्या है दूसरा कार्ड ब्लैक निकले। आपको दोनों कार्ड ब्लैक चाहिए, यानी दोनों इवेंट घटित कराने,
यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए इन शॉर्ट बात करें तो। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। यस और नो? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ऑन ए हमने अलग अलग निकाली ली। कितनी आई? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 25/51। इट इज इक्वल टू 25/102। प्लीज आंसर मैच करते हुए चलिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों? अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोलो, आपको कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? ओके, आप थोड़ा चिल्ला के बोलना अगर कोई तकलीफ हो तो, क्योंकि हमारे पास स्पीकर नहीं है आज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा मैं, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं लिखूंगा। आप दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ते चले हर एक क्वेश्चन में। रैंडम एक्सपेरिमेंट घर से बैठ के लिखना है ना, मैं सीधे इवेंट्स डिफाइन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कहता है? एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस है, उसका इंस्पेक्शन चल रहा है कि वो पास होगा कि नहीं होगा। सैंपलिंग होती है ना, जैसे सपोज करो कोई इंस्पेक्टर की टीम चली गई किसी फ्रूट वेंडर के पास, और वो चेक कर रही है कि तू अच्छे ऑरेंज बेच रहा है या कि नहीं बेच रहा है। तो वो क्या करेगा? रेंडमली कोई भी बॉक्स उठाएगा, उसमें से रेंडमली कोई भी 3 ऑरेंजेस उठाएगा। अगर तीनों ऑरेंजेस अच्छे निकले तो तू पास है, वो बॉक्स पास है और तू भी पास है। और एक भी ऑरेंज अगर गलत निकल गया तो तू फिर सैंपल तेरा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, randomly selecting oranges drawn without, if all the 3 oranges are good the box is approved for sale, तो इसको सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज का मतलब इसके अलावा कुछ भी हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है। यानी तीनों ऑरेंजेस अच्छे चाहिए आपको सेल के लिए अप्रूव करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब 2 ऑरेंज अच्छे हो गए, एक गंदा हो गया, पहला गंदा हो गया, दूसरे 2 अच्छे हो गए, इसके अलावा जितने भी केसेस बने सब में वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad। अब आपको एक कंडीशन दे रहा है कि एक 15 ऑरेंजेस की एक पेटी है जिसके अंदर 12 तो गुड्स हैं, मतलब गुड वंस हैं, एंड 3 जो हैं वो बैड वंस हैं। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाए, इसकी क्या संभावना है? ये वाला बॉक्स जिसके अंदर 12 तो अच्छे वाले ऑरेंजेस रखे हुए हैं और 3 जो हैं गंदे वाले ऑरेंजेस रखे हुए हैं, ये अप्रूव हो जाए सेल। अप्रूव फॉर सेल कब होगा? वो जब सारे के सारे, जब 3 में ऑरेंजेस निकालूंगा सारे के सारे गुड निकले। ओके, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, देखो लिखा हुआ है सब सब। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कॉमन सेंस भी होता है कि अगर मान लो कोई इंस्पेक्टर चेक कर रहा है तो वो एक ऑरेंज निकालेगा तो रिप्लेस करके फिर थोड़ा ना दूसरा निकालेगा। गेम थोड़ा ना खेल रहा है, वो कोई काम करने आया है, वो चेक करने आया है कि बॉक्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो वो एक ऑरेंज चेक करेगा, उसको साइड में रख के ऑब्वियसली दूसरा निकालेगा। तो अगर ये यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट ना भी कहता तो भी अंडरस्टूड था कि यहाँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस चलेगा, अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। वो तो कोई गेम होता है कि निकाल के वापस रख दिया, कोई पत्तों का कोई जादूगर कोई मैजिक दिखा रहा है, उसमें चलता है विद रिप्लेसमेंट। अदरवाइज चीजें विदाउट रिप्लेसमेंट ही तो चलती हैं भाई, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? अभी सपोज करो मैंने आपको बोला कि इस बॉक्स में से एक ऑरेंज उठाओ, तो मैं थोड़ा ना वापस रखो अब आप उठाओ, आपने उठा लिया जो हो गया आपका, कहूंगा आप अगला उठाओ। तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही चीजें चलती जनरली। ओके, ठीक है। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चलेगी विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 3 ऑरेंज निकालने तो मैं 3 इवेंट मान लू। लेट द गिव, आप पहले वो एक्सपेरिमेंट के लिए आप जगह छोड़ देना। हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्रॉइंग 3 ऑरेंजेस आउट ऑफ ए पैक ऑफ 15 ऑरेंजेस कंटेनिंग 12 गुड एंड 3 बैड वंस। ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब let the events, let the given events be। तीन ऑरेंजेस निकाल रहे तो हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। आपको क्या चाहिए बेटा? तीनों ही अच्छे चाहिए ना? तो फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, द फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। जो आपको चाहिए वो इवेंट मान लो आप, आपके फेवरेबल केस वाला इवेंट मान लो, है ना? द सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड and event C is the third drawn orange is good। ये हमने इवेंट्स मान ली। ठीक है,
हो गया इवेंट मानने का काम। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी नाउ बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 15 हैं। उसमें से अच्छे वाले कितने हैं? 12। तो 12/15 काट पीट के क्या आ जाएगा? 4/5। ये तो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब नेक्स्ट इवेंट जब घटित होगा और तो विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, तो बी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए मतलब ए तो ऑलरेडी घटित हो चुका है, तो ऑरेंजेस कितने बच गए? 14। और ए ऑलरेडी घटित हो चुका है, यानी कि वो गुड निकल चुका है। गुड निकल चुका है, तो अब गुड कितने बचे? 11/14। और थर्ड केस में क्या निकालोगे बोलो? सी ऑन ए बी, या ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो भाई, ए और बी दोनों ही हो चुके हैं, या ए इंटरसेक्शन बी लिख दो अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो, ए इंटरसेक्शन बी। अब सी ऑन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? सी ऑन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी दोनों इवेंट ही हो चुके हैं। अब बताओ सी की संभावना, है ना? तो ए और बी दोनों इवेंट हो चुके हैं, तो टोटल ऑरेंजेस 13 ही बच जाएंगे। बोलो। और ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है, ना पहला वाला भी गुड निकल चुका है, दूसरा वाला भी गुड निकल चुका है, तो टोटल 12 में से कितने गुड बच गए? अब 10/13। ये चीज समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि सारे के सारे ऑरेंजेस गुड निकले, है ना? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी जब ऑल द 3 ऑरेंजेस गुड होंगे, राइट? ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड। अब ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड मतलब इवेंट ए भी घटित होना चाहिए, इवेंट बी भी घटित होना चाहिए, और इवेंट सी भी घटित होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू व्हाट? पहले पहला इवेंट घटित कराओ, फिर दूसरा इवेंट घटित कराओ प्रोवाइडेड दैट पहला हो चुका है, फिर तीसरा इवेंट घटित कराओ प्रोवाइडेड दैट पहले 2 हो चुके हैं। और इन तीनों की वैल्यूज आपने अलग अलग निकाल ली, निकाल ली ना? ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/14। एंड सी ऑन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/3। सो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम, दैट इज इट। इससे ज्यादा कटेगा नहीं। 4 × 11 44, 13 7 जा 90। 44/91। एक बार प्लीज आंसर चेक कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन ए इंटरसेक्शन बी निकाला ना, तो सर इसमें पहले डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी को ढूंढते रिप्लेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो वापस वही सोच रहे हो कि ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, जो चीज मैंने पिछली बार कही थी कि वो नहीं सोचनी, वही सोच रहे हो। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 13 नहीं है। इस चीज का मतलब है कि ए और बी इवेंट हो चुके हैं, सी की संभावना बताओ। अब लॉजिकली चलो कि ए और बी इवेंट हो चुके हैं, तो कुल कार्ड 13 बचे। ये तो फेवरेबल अपॉन टोटल चल रहा है, ये तो फॉर्मूला से चल रहा है बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने बचे? 13। फेवरेबल यानी गुड कितने बचे? 10। समझ में बात? इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और ये सी की। अक्सर बच्चों को ऐसी थिंकिंग बन जाती है, जब पिछले क्वेश्चन में मना करने के बाद भी इस बार बन गई ना। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर 13 एलिमेंट है और सी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। इस चीज का मतलब ही कुछ अलग है, और वो एक फॉर्मूला से चल रहा है, उसकी जो वैल्यू चल रही है फॉर्मूला से, फेवरेबल अपॉन टोटल वाले फॉर्मूला से चल रही है। ठीक है? क्लियर है भाई? मैं या तो ऐसे पूरा लिखूं, देखो कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैव ऑलरेडी अकर्ड, पूरी चीज लिख दूं या तो मैं? ऑलरेडी अकर्ड, ये पूरी चीज लिखूं? देखो बेटा तनिष, ये पूरी चीज लिख दूं या फिर मैं सिंपली ये चीज लिख दूं? मैथमेटिकली नोटेशन है ये इसका, इस पूरी चीज लिखने का मैथमेटिकल नोटेशन है कि सी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए और बी हो चुके हैं। समझ में आई बात? क्लियर है अभी? ठीक।
44/91। और जहां जहां पे हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं वहां पे आपको लिखना भी है। देखो यहाँ पे यूज करा ना, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था बेटा, तो यहाँ लिखो बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज आपकी सुबह सुबह केमिस्ट्री क्लास नहीं थी क्या? क्यों? पता नहीं, कोई मैसेज आया कुछ। आज ही मैसेज आया क्या? मतलब अभी सुबह ही? कल शाम को। कल शाम को मैसेज आया? ओके। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। जनक आपको वहां से दिख रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ बैठ जाओ नहीं तो सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टोस्ट। एक फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन है मतलब फेयर है ना, फेयर मतलब फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं, फेयर मतलब वो बायस्ड नहीं है ना। इट इज ऑल्सो अनबायस्ड। कॉइन के लिए अनबायस्ड वर्ड यूज नहीं करते, फेयर वर्ड यूज करते हैं, और डाई के लिए जनरली अनबायस्ड। ठीक है, अच्छे कॉइन्स और अच्छे डाई है ना, बेईमान नहीं है दोनों। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। देखो, ए इवेंट खुद ने बता दिया, ए इवेंट तो खुद ने बता दिया क्या, कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। बी इवेंट खुद ने बता दिया क्या, 3 ऑन द डाई। आप चेक करके बताओ कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए तब तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा लॉजिक। तो अब आपको चेक करना है, और बेटा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, तो हम इसका पूरा सैंपल स्पेस बना देते हैं। क्योंकि क्या है, एक तो कॉइन उछाल रहे हो साथ में, मतलब एक हाथ में मैंने एक कॉइन ले लिया और एक डाई ले लिया, दोनों को एक साथ उछाल रहे हो, यही तो हो रहा है, फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर थ्रोन। तो देखो क्या क्या सैंपल पॉइंट्स बनेंगे मेरे, बताओ। देखो, ऐसा हो सकता है कि कॉइन में हेड आ जाए और डाई में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन में हेड आ जाए और डाई में क्या आ जाए, 2H2, देन H3, देन H4, देन H5 एंड देन H6। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए और फिर वही 1 2 3 4 5 6। यही तो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। सोचो इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? जिसके बनने लायक हो उसमें हम बना देते हैं, जो हमारी रेंज में। ठीक है, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 12। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल आउटकम्स ऑफ कॉइन कितने, 2, और टोटल आउटकम्स ऑफ डाइस कितने, 6। तो 2 इंटू 6 12। जिसमें अभी तो आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज करो सैंपल स्पेस पूरा नहीं बना पा रहे हो आप, बहुत ज्यादा है, 300 400 है, तो फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आप उस समय कैसे देखोगे, जितने जो जो भी एक्सपेरिमेंट में चीजें इन्वॉल्व की गई हैं उसके नंबर ऑफ आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होते हैं, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होते हैं, 2 इंटू 6 12। क्लियर है यहां तक? नाउ अब इवेंट ए कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, खुद ही ने डिफाइन कर दिया। बोलो इवेंट ए क्या है, बोलो। हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो मुझे बताओ अगर हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन है तो ए इवेंट के अंदर कौन कौन से इनमें से सैंपल पॉइंट्स, इवेंट पॉइंट्स जो होंगे काम आएंगे, बताओ। हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन है ना, तो H1 H2 3 H4 H5 H6। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो गए, बोलना जरा, 6 हो गए। ठीक है, चलो अब बी इवेंट कैसे डिफाइन किया उन्होंने, 3 अपीयर्स ऑन द 3 ऑन द डाई ना, 3 अपीयर्स ऑन द डाई।
डाई पे 3 आना चाहिए बेटा, तो डाई पे 3 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से इवेंट पॉइंट्स हो गए बोलना? H3 एंड T3, और इस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गए 2। यहां तक तो कोई भी डाउट होनी ही नहीं चाहिए। बढ़िया, इसको तो सैंपल स्पेस से ही कर रहे हैं, सैंपल स्पेस से करते हैं तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है ना। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा ना अभी तो आपको। तो उसके लिए आप ए इंटरसेक्शन बी के भी पॉइंट्स निकालो। बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से इवेंट पॉइंट्स होंगे जो ए और बी में कॉमन है? तो H3 कॉमन है केवल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1। अब आप 3 प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। चलो, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 6 हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12, तो 6/12 यानी कि 1/2। चलो अब यहाँ आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 1/6। और आ जाओ यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1/12। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है? कि डिपेंडेंसी चेक करना है ना, कि डिपेंडेंट है या नहीं। तो नाउ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके देखता हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकली? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकली? 1/6। क्या आया ये? और 1/12 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो नीचे, है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये निकल के आ रहा है ना। तो अगर ये निकल के आ रहा है, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B. So yeah, hence yeah, therefore कुछ भी लिख दो, therefore A and B are independent. चेक करने के लिए कहा था, प्रूव करने के लिए कहा था? चेक कर ली, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आंसर हो जाएगा यस, दे आर इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होते। और कई बार क्वेश्चन इतना आसान होता है, मतलब उसको सोचना इतना आसान होता है कि आपको शुरू से ही पता होता है कि इंडिपेंडेंट है। आप खुद सोचो, खुद सोचना, एक मेरे मुट्ठी में एक डाइस है, एक कॉइन है। अब इवेंट ए क्या कहता है कि डाई उस पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए कॉइन पे। इवेंट बी क्या कहता है कि उस पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इस कॉइन पे हेड आना क्या उसके 3 आने पे डिपेंड करेगा? उससे पूछ के आएगा, पूछेगा कॉइन उससे कि मैं हेड आऊं या नहीं आऊं? ये इस पे 3 आना क्या उस कॉइन पे डिपेंड करेगा? साफ साफ पता चल रहे थे कि ए पर हेड आना और बी पर 3 आना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अपनी मर्जी से आ सकते। शुरू से ही पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता है, नहीं पता लगाना पड़ता है, लेकिन कई बार इजी एक्सपेरिमेंट होता है, उनको शुरू से पता होता है कि हाँ ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकलेंगे, निकले भी सही। ठीक है, समझ आया? ठीक है तनिषा, समझ आया? ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is toast. एक डाय के ऊपर कुछ कलर्स हैं ना, मतलब 6 जो फेसेस होते हैं उसमें से 3 फेसेस तो रेड हैं 1, 2, 3, और 3 फेसेस क्या हैं? ग्रीन है। ठीक है, और उसी को उछाल दिया, एक ही डाय उछाल रहे हो, तो इसका भी सैंपल स्पेस काफी आसान है, पिछले से भी आसान है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख लेना, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट is done of throwing a die in which 1, 2, 3 is marked in red and 4, 5, 6 is marked in green। एक लाइन लिख देना। नाउ सैंपल स्पेस बताओ बोला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होगा। देखो मैं कलर से भी कर देता हूँ, 1, 2, 3 तो रेड कलर से कर देता हूँ क्योंकि 1, 2, 3 रेड कलर से है, और 4, 5, 6 ग्रीन, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। ऐसा ऑप्शन आपके पास एग्जाम में नहीं होगा ऑब्वियसली, बट अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सैंपल पॉइंट्स हो गए मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ही डाय तो उछाल रहे हैं हम। फाइन, अब आगे चलते हैं। इवेंट ए क्या है कि नंबर इज इवन। इवेंट ए क्या है बोलो बेटा? नंबर इज इवन। भाई इवेंट ए डिफाइन करता हूं, इवेंट ए है
इवेंट ए है, नंबर इज इवन, तो उस हिसाब से इवेंट ए के अंदर कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स काउंट होंगे? इवन नंबर बताओ कौन कौन से हैं? एक तो 2 जो कि रेड में आया, और ग्रीन वाले में से 4 एंड 6। ठीक है, इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी कैसे डिफाइन किया हुआ है बोलो? नंबर इज रेड, शायद यही है, चेक करके बताओ। नंबर इज रेड, तो अगर नंबर रेड है तो उस हिसाब से बी इवेंट में रेड वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सेम पिछला क्वेश्चन हो गया है, तो आपको चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी तो निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी, बोलो दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 2, रेड कलर वाला। ठीक है, चलिए यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकाल लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 3, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 3/6 विच इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। यहाँ आप ये भी लिख देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए 6। ठीक है, आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 है, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? वही सेम हो गई 3/6 यानी कि 1/2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी ए की है, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगी 1/6। क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, तो मैं अब अलग अलग निकाल लेता हूं, यहां कर देता हूं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है? 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4, which is not equal to probability of A intersection B. Hence, A and B are not independent. A and B are not independent events. लिखो फिर कॉमन सेंस से सोचते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों नहीं हुए अब की बार। हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर देना, आपके फोन में ऑप्शन आता है हैंड रेस करने का, वो दिख जाएगा मुझे। ठीक है, यस सर। करें आगे की बात। अब सोचो ए और बी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं निकले? देखो, ए इवेंट के अंदर इवन नंबर आने चाहिए, बी इवेंट के अंदर रेड नंबर आने चाहिए। तो अगर ए इवेंट हो जाए यानी कि इवन नंबर निकल जाए, और फिर बी इवेंट करवाना हो यानी रेड नंबर निकालना हो, तो अब आप खुद सोचो, सपोज करो मैंने ए इवेंट करवा दिया, ए इवेंट करवा दिया, दैट मींस नंबर इवन निकल गया। नंबर इवन कौन सा है? 2 4 6। तो अब उन 2 4 6 में से रेड चाहिए, तो उन 2 4 6 में से रेड तो 2 ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। 3 सैंपल स्पेस श्रिंक हो गया ना आपका भाई, ए ऑलरेडी हो चुका है यानी पहले सैंपल स्पेस था 6 लोगों का, 6 में से इवन तो आ गया, सॉरी हाँ इवन तो आ गया, यानी 2 4 6 तो आ गए, यानी कि वो 1 2 3 4 5 6 जो सैंपल स्पेस श्रिंक होके क्या रह गया? केवल 2 4 6। तो अब बी होने की संभावना क्या होगी? उन 2 4 6 में से देखनी पड़ेगी, तो 2 4 6 में से जो है रेड है वो केवल 2 है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आई कि नहीं आई? और अगर आप ये ए को नहीं करवाते, डायरेक्ट ही बी को करवाते, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती, क्योंकि उसमें तो 6 में से आधे थे। तो वैसे प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है, मतलब ए को करवा के बी को करवा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है, और सीधे ही बी को करवा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है। प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है ना, इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं। समझ में आया ना? समझ में आया सबको? ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं? कि ए को करवा के बी को करवा लो,
या सीधे बी को करवा लो, दोनों की संभावना सेम होती। समझ आया? ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं है। ई और एफ दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, एफ गिवन है, इंटरसेक्शन एफ गिवन है, आर ई। अरे इतना बच्चों वाला क्वेश्चन, यकीन नहीं होता है 6th क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये तो दूसरा तीसरा होना चाहिए था। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मजाक कर दिया था ना। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इक्वल टू क्या है, 9/50, which is not equal to probability of E intersection F. So E and F are not independent. पसंद ही नहीं आया क्वेश्चन, ही पसंद नहीं आया। नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, चले आगे। 7th वन, given that the events A and B are such that this equal to this equal to this, probability of B की वैल्यू P दे रखी है, स्मॉल p है ना। आपको P की वैल्यू निकालनी है। पहला केस है कि जो इवेंट्स है A और B वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और दूसरा केस है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। अब आपको पता है कि जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है। कल डिफरेंस किया था अपन ने दोनों इवेंट्स में कि इधर तो क्या होता है और इधर क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, ए यूनियन बी ये है, और बी ये है, ठीक है। तो पहला केस है, देखो पहला केस है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये पहला केस है, बोलो, exclusive events. If A and B are mutually exclusive events, then probability of their intersection will be 0. समझ आया? मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि दोनों का कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना। ठीक है, नाउ अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P की वैल्यू। आपको क्या क्या गिवन है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, और बी गिवन है। तो आपको ये पता है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें वैल्यूज पुटअप करो आंसर आ जाएगा, माइनस ए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. ओके, चलिए कहां थे हम? हाँ, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है शायद 1/2, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है p, स्मॉल p है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0, क्योंकि इवेंट्स क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, कितनी, 3/5। तो सारी चीजों में एक ही चीज तो मिसिंग हुई, p की वैल्यू इजीली आ जाएगी, आ जाएगी ना। बोलो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 उधर भेज दो, 3/5 माइनस 1/2, 10 एलसीएम आ गया, 6 - 5, दैट इज इक्वल टू 1/10 आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वापस से वो का वही काम करेंगे, बस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब की बार क्या हो जाएगा, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 1/2, और बी की वैल्यू कितनी है, p, सो दैट इज इक्वल टू p/2। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी p/2 हो गई अब की बार। जाएगा नहीं है, ठीक है, हाँ। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई, p/2।
नाउ अगेन वही फॉर्मूला के अंदर अपन पुटअप करेंगे, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, कुछ की वैल्यूज निकालनी होगी। ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5, ए की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी की प्रोबेबिलिटी वही पी, और ए इंटरसेक्शन बी की अभी अभी हमने निकाली है क्या, p/2। ठीक है, तो 1/2 को तो उधर भेज दो, इसके आगे यहां सॉल्व कर देता हूं, जगह नहीं है। 3/5 के पास भेज दो, 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा, और उधर p माइनस p/2 कितना होगा, p/2 ही तो होगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये अभी किया भी तो शायद हमने, 3/5 माइनस 1/2 अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, 1/10, 1/10 की वैल्यू p/2, तो p की वैल्यू बोलो 1/5 आंसर। तो पहले क्वेश्चन में p की वैल्यू आ रही है 1/10, सेकंड क्वेश्चन में p की वैल्यू आ रही है 1/5। आपसे p की वैल्यू ही पूछी है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b था, सिंपली ऐसे भी कह सकता था, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b इन बोथ द केसेस। पीछे आंसर मैच करते रहना। सही है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8 करते हैं। लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए ऑन बी, बी ऑन ए। इजी, वेरी इजी। अब ये जो हमने आपको स्टैंडर्ड नोटेशंस में नहीं रिवीजन करवाया था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे। देखो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सिंस इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, given that A and B are independent events, so probability of A intersection B क्या हो जाएगा बोलो, probability of A multiplied by probability of B, यही हो जाएगा। और probability of A कितनी है 0.5 and 2 probability of B कितनी है 0.4, it is equal to what, कितना होता है ये 2.0 ना, A की 3, अच्छा 0.3 इंटू 0.4, तो 0.12 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। चलो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यही पहला क्वेश्चन है भाई, ए इंटरसेक्शन बी तो पूछा था पहले क्वेश्चन में, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ए यूनियन बी पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बोलो बाय फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3, बी की कितनी 0.4, और इंटरसेक्शन बी की अभी अभी निकाली आपने 0.12, सो 0.7 माइनस 0.1, 70 में से 12 गए तो बचे 58, यानी 0.58 आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या पूछ लिया उसने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली, क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। तो ए ऑन बी कैसे निकालते हो बोलो, बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे निकालते हो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो आप 0.12, और बी की ऑलरेडी गिवन है कितनी है 0.4, 4 को आप 40 भी लिख सकते हो। 12/40 को काटोगे तो 3/, अच्छा डेसिमल प्लेस में निकालना चाहो अगर तो क्या निकलेगी, देखो 4 3 या 12, 0.3 निकलेगी, 4 3 या 12, 4 10 या 40, 3/10 यानी 0. ठीक है, लास्ट फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन है, उल्टा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपकी बार, है ना।
ए इंटरसेक्शन भी वही 0.12 और ए की प्रोबेबिलिटी क्या आती है 0.30। अब की बार इसको 3 से काट दो तो 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 0.4। चारों आंसर मैच कर लो प्लीज पीछे से। 0.12, 0.58, 0.3, 0.4। सही है, कोई डाउट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, बी ये है, इंटरसेक्शन बी ये है, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। अब यहां से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना। इसको मैं आपको दो लॉजिक से कराऊंगा और यहाँ पे एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से एक एग्जांपल डिस्कस करना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है तो वो एग्जांपल, बट वो आगे एक थ्योरम की तरह काम में आएगा पूरे चैप्टर। ठीक है, चलो पहले तो जनरली इसको बिल्कुल जैसे सिंपली अपन करते हैं ना वैसे कर देते हैं और फिर उस थ्योरम को यूज करके फिर से करते हैं। दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन। देखो सिंपल तरीके से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी भी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। ठीक है, और आपको चाहिए क्या बेटा, क्या चाहिए बोलो? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, यही तो चाहिए। चलिए अब मुझे बताओ नॉट ए को क्या लिखोगे, ए डैश या ए ऊपर बार लगा दो, कैसे भी कर लो। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नॉट को कैसे लिखोगे या नॉट बी को कैसे? और बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ इसको आप ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हो और उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 1 को बाहर ले लो, एक ब्रैकेट लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही खोल लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, और इसको अब क्या करना है, फॉर्मूला ही तो रखना है, प्रोबेबिलिटी मतलब वैल्यूज ही तो रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है 1/4, इसकी क्या वैल्यू गिवन है 1/2 और इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू गिवन है 1/8। इसको सॉल्व कर दो तो 1 माइनस 1/4, 4 to 8, 8 एलसीएम आ गया, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8। तो 1 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5/8 विच इज इक्वल टू 3/8। तो ये तो हो गया बिल्कुल आसान जनरल और नॉट सो ट्रिकी तरीका, मतलब सिंपल बात नो बकवास, स्प्राइट वाला तरीका हो गया तो है ना। सिंपल बात नो बकवास, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करी, सिंपल सा लॉजिक यूज किया और करते गए। 11th क्लास के लॉजिक से हो गया एक तरीके, तो 11th क्लास में सीख लिया था इतना तो है ना। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। स्प्राइट के बाद थम्सअप का बारी आती है ना, स्प्राइट में तो सीधी बात नो बकवास, थम्सअप में कुछ तूफानी करते हैं ना। तूफानी करते हैं तो रिस्क होता है, काम बिगड़ भी सकता है और कुछ नई चीज समझ में आ जाए, क्या बता ना। इतना नोट डाउन करो। लिख लिया? अब आप अपने नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखो, चाहे से यहीं लिख लो अभी तो, स्टार मार्क करके। ये करो पहले एक बार खत्म, सबका हो जाए तो बताओ। हो गया क्या? हो गया? ठीक है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले ध्यान से समझ लो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऐसा गिवन है या गिवन ना भी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी गिवन है, हमने पता लगा लिया, सपोज करो कि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन
इसके साथ साथ 3 पेयर और ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला पेयर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दूसरा पेयर उल्टा कर दो इसका, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। और तीसरा और आखिरी पेयर दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी कोई भी एक पेयर मिल जाए ना, कुल मिला के आपके पास ए बी, ए डैश बी डैश, ऐसे करके 4 लोगों के 4 पेयर बना सकते हो, ए और बी का, ए और बी डैश का, ए डैश और बी का, और ए डैश और बी डैश का। अगर कोई भी एक पेयर पता लग जाए कहीं से भी कि यार ये तो इंडिपेंडेंट है, बचे हुए 3 हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, यानी होंगे तो चारों इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पहले लिखो, नोट डाल के लिखो ये बात। If A and B are independent events, then A and B dash are also independent events. A dash and B are also independent events, and A dash and B dash are also independent events. लिख लिया बच्चों? लिख लिया? अब ये जो बात हमने लिखी, ये बात प्रूव करने के लिए आती है एग्जाम में। प्रूव करो। ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये चारों होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा? यानी कोई भी एक बात कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है कि ए और बी तो इंडिपेंडेंट दे दे और ए एंड बी डैश प्रूव करवा ले, या ये दे के ये प्रूव करवा ले, ये दे के वो प्रूव करवा ले, ये दे के ये प्रूव करवा ले। कोई भी 4 में से एक चीज देकर बची हुई कोई भी 3 चीजों में से कोई भी एक चीज या तीनों ही चीजें प्रूव करवा सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है। चलते हैं उस एग्जाम्पल पे सीधा, पहले बाकी बात बाद में करेंगे। ऑब्वियसली उल्टा भी होगा ना, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो डिपेंडेंट होंगे ना। मेरी बात सुनो, एक पेयर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वही बात हो गई ना, क्योंकि तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। अभी इसमें तो एक ही केस ही ले रहा है, फिर बाकी आगे चल के उसने नोट में डाल दिया बाकी सारे केसेस। देखो इधर देखो, इफ ए एंड ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। सो आर द इवेंट्स मतलब ई और एफ डैश भी क्या होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट होंगे। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये तो हो गया हमारे लिए गिवन पॉइंट, ये तो हो गया हमारे लिए गिवन पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आपको टू प्रूव क्या करना है, मतलब एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना। ये तो हो गया गिवन पॉइंट। टू प्रूव क्या करना है कि ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही तो प्रूव करना है। अच्छा, ई डैश एंड एफ है क्या? नहीं, ई एंड एफ डैश है मेरे पास तो। आपकी ई डैश है? हाँ, ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो। वैसे तो कोई भी एक चीज आ सकती है, ई डैश वाला भी आ सकता है। एक चीज का लॉजिक समझ जाओगे तो सारे कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो गिवन पॉइंट उठाओ। आपको गिवन पॉइंट क्या गिवन है? क्या गिवन है?
कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है। मुझे बताओ जनक, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो उससे क्या बात साबित होती है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी? इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा। एक तरीके से ये बात गिवन हो गई ना, मैथमेटिकली ये बात गिवन हो गई। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है। उसके लिए मैथमेटिकली क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई और एफ डैश की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर है। वही चीज प्रूव करनी है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालने जाऊं, अब पहले तो मुझे ये बताओ, मैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश ही क्यों निकाल रहा हूं? मैं ई डैश इंटरसेक्शन एफ क्यों नहीं निकाल रहा हूं? मैं ई इंटरसेक्शन एफ क्यों नहीं निकाल रहा हूं? या मैं ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश यही क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इन्हीं दोनों को तो इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? इन्हीं दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, देखते हैं क्या आती है। समझ में आएगा? अब सुनिए, कल मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि ए इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं। याद करो, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखवाई थी। लास्ट वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला पॉइंट चेक कर लो, चाहे सिक्स्थ वाला पॉइंट यही था, लिखवाई थी ना। ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हो। लिख सकते हो, ये भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ है, एक तरीके से कह सकते हैं ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को तो एज इट इज रहने दो। मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। गिवन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसे तो कॉपी पेस्ट किया है। इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ गई, क्या बचा? 1 माइनस, वेरी गुड, खुद ही कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? एफ डैश। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ गया तो ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट नहीं हुए क्या? अगर दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ये ई एक इवेंट है, एफ डैश एक इवेंट है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई तो है, के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर से जैसे एक बार कॉपी पेस्ट करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज इट इज लिख दिया, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को क्या लिख सकते? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। मल्टीप्लाई क्यों करोगे? आपने तो कॉमन लिया है उल्टा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ऊपर वाली स्टेप में चले जाओगे ना, आपने तो उल्टा कॉमन लिया है। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई multiplied by probability of f dash, hence e and f dash are independent events. अगर एग्जाम में प्रूव करने के लिए कहता है तो इस तरीके से प्रूव करेंगे, प्रूव्ड। क्लियर? आगे से इसको थ्योरम की तरह काम में लेंगे कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है, ई डैश और एफ भी इंडिपेंडेंट है, और ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के एंड में एक नोट देके उन्होंने कहा है कि सिमिलरली अपन बाकी तीन भी प्रूव कर सकते हैं, पढ़ो कह रहा है। तो ये बाकी तीन आपके लिए होमवर्क है, प्रूव करके आना है। बाकी दो ही बचे, एक तो कर ही दिया है ना। ठीक है, हो गया नोट डाउन? तो नेक्स्ट नोट को एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं कि in a similar manner it can be shown that if the events E and F are independent तो E dash F भी इंडिपेंडेंट होंगे और E dash और F dash भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके जी, अब चलते हैं उस क्वेश्चन से, इसका क्या लेना देना है।
उस क्वेश्चन में ही सर आपने क्यों बात बताई, देखो बेटा मेरी नजर एक चीज पे गई कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, आ रहा है, ये हमेशा नहीं आता, इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो इस पूरे वाक्य से ये साबित होता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और नॉट ए और नॉट बी इंडिपेंडेंट है तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दो ना सीधे। ए नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, बी नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/2 1/2 इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यानी कि 3/8। वैसे भी 3/8 आ रहा था, वैसे भी 3/8 आ रहा है क्या, हाँ बता रहा हूं, देखो कैसे हम यहां ऐसे लिखेंगे, हेयर इस वाले लॉजिक से करें, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे पहले हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 1/2 इक्वल टू कितना होता है 1/8 विच इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो उससे ये साबित होता है कि ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। अभी अभी सीखा अपन ने थ्योरम के थ्रू, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 1/4 है ना, और वो कितनी गिवन है 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/4, और वो कितना हो जाएगा 1/2, तो 3/8 आंसर। यही तो चाहिए थी आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट ए एंड नॉट बी, और लिख दो यहां पे चाहे से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, क्योंकि उनकी खुद की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो उनकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, 1 में से माइनस कर दो, प्रोडक्ट कर दो। लेकिन ये सब तभी हो पाता जब ये हो गया, अगर ये नहीं हो तब तो फिर ये तरीका सारा फेल है, फिर तो आपको ओरिजिनल तरीके पे स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया मेथड नंबर 2। अब ये मेथड कई बार जैसे क्लिक कर जाता है तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है हमारा ओरिजिनल मेथड से भी, और ओरिजिनल मेथड से तो आंसर आएगा ही आएगा, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो, ओरिजिनल मेथड तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बाकी कल ही करेंगे, नहीं तो फिर क्या भेजे में जाएगा नहीं ज्यादा। Question number 10. Events A and B are such that this equal to this equal to this, not A और not B की वैल्यू ये गिवन है। आपको पूछ रहा है कि A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो क्या क्या गिवन है आपको, 3 चीजें गिवन है। पहली चीज क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गिवन है, दूसरी चीज क्या गिवन है, कितनी गिवन है, तीसरी चीज क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को मैं शॉर्ट में A डैश लिख दूं, और का मतलब क्या होता है यूनियन, बी डैश लिख दूं, ये कितना गिवन है 1/4। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डैश यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हो, होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और उसको क्या लिख सकते, इक्वल टू 1/4 आ गया। अच्छा, उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई 1 माइनस 1/4 इक्वल टू व्हाट 3/4। यहां तक कोई डाउट। अब आपको केवल ये चेक करना है कि उनका प्रोडक्ट इसके बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है वो चेक करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12।
it is equal to 7/24 and it is not equal to what? Probability of A intersection B, क्योंकि वो तो 3/4 आ रही है. 7/24 is not equal to 3/4. So A and B are not independent. यानी कि वो डिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है, समझ आया? तो ये तो कंपैरेटिवली इजी था उससे भी. ठीक है, देखो तो डी मॉर्गन्स लॉ भी पूरी तरीके से काम आ रहा है, ऐसी बात नहीं. ठीक है ना? जहां पे आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो वहां लिख दिया करो. कहाँ अप्लाई किया अपन ने? यहां से यहां. तो उसके सामने लिखना बनता है बाय यूजिंग. भी इतना अच्छा लॉ देके गए वो, तो उनका नाम तो ले ले. मॉर्गन्स लॉ. नहीं तो कहाँ वेन डायग्राम में अटके रहते, सोचते ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा. उन्होंने छोटा सा लॉ दे दिया, उससे काम हो गया ना मेरा. ठीक है. अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना बेटा, एक्चुअली ये गलत लिखा है ना. इसको अच्छे से बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे. जल्दीबाजी में लिख देते हैं क्योंकि टाइम की कमी रहती है और मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है. पता है क्या लिखना चाहिए अपने को? इधर लिख के बता रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और एक बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए, क्योंकि इस ये जो अंदर चीज है इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये जो चीज मैंने लिखी है इसका मतलब पता है क्या है? कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट करो. प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी तो एक नंबर है, नंबर का कोई कॉम्प्लीमेंट थोड़ा होता है. तो एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये एक सेट हो गया या एक इवेंट हो गया एक तरीके से. इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए. एक्चुअल तरीका यह है लिखने. ओके, तो आप एग्जाम में एक्चुअल तरीका यूज करें. क्या पता उसका दिमाग खराब और फालतू नंबर काट दो, क्या फायदा. ठीक है ना? ओके, चलिए आज के लिए काफी है. 10 क्वेश्चंस हमने किए, बच्चे क्वेश्चंस कल करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.